देखते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक होगा आहूत। कई विधेयक हो सकते हैं पास। अनुपूरक बजट भी ला सकती है सरकार। आजाद हिंद फौज के महानायक शहीद दुर्गामल को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी और मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 27 अगस्त को पहुंचेंगे हरिद्वार। वोटर चेतना अभियान के तहत लेंगे बैठक। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने लगाए बीजेपी सरकार पर आरोप। कहा, रेरा के मानदंडों की पालना के नाम पर उत्पीड़न। छोटे किसान आंदोलन करने को मजबूर। चमोली में मलबा आने से रोड ब्लॉक। खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर फंसा। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत से किया रेस्क्यू। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने 5 सितंबर को बागेश्वर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। भट्ट ने कहा कि जनता बीजेपी के शासन से तंग आ चुकी है। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता बुरी तरह से त्रस्त है। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। युवा बेरोजगार सड़कों में घूम रहा है और हर भर्ती घोटाले की भीड़ चढ़ चुकी है। भट्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी, चाहे बीजेपी कितना भी जोर लगा ले। वहीं भट्ट ने बीजेपी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने बागेश्वर में एक बहुत ही ऊर्जावान और विद्वान नौजवान को उतारा है और पूरी कांग्रेस एकजुट होके वहां पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ सरकार भले ही बहुत ढोल पीट रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार से घोर निराशा लोगों में है। इस समय चारों ओर जो है सरकार हर क्षेत्र में विफल है। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर बच्चा परेशान है। हर युवक रोजगार के लिए पहाड़ को छोड़ के जा रहा है। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि उनको यहाँ रोजगार दे सके। इससे घोर निराशा सरकार के प्रति हो गई। ऐसा लग रहा था जब प्रचंड बहुमत वाली सरकार आई कि शायद बहुत कुछ करेगी, लेकिन सरकार केवल ढोल पीटने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह फेल है। बागेश्वर की जनता सरकार को सबक सिखाना चाहती है कि बहुत हो गया आपका ढोल पीटना, कहीं कोई धरातल में काम नहीं हो रहा। हम आपके खिलाफ जो है वोट डालेंगे। ऐसी जो है खबरें लगातार आ रही है। बीजेपी द्वारा लोहाघाट में वोटर चेतना अभियान का आयोजन किया गया। वोटर चेतना अभियान कार्यक्रम बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मला मेहरा की अध्यक्षता और बीजेपी जिला मंत्री मुकेश कलखुड़िया के संचालन में नगरपालिका परिषद सभागार लोहाघाट में आयोजित किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने सभी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हर युवा को मतदाता बनाया जाए। मेहरा ने कहा कि पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नौ मतदाता जन जागरण महाअभियान ये भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से हमें दिया गया है। प्रत्येक जिलों को और प्रत्येक विधानसभाओं का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय किया है, ताकि जो नव मतदाता है वो वास्तव में देश का भविष्य लिख सकती है। क्योंकि जो भी नवदाता युवा भाई बहन नव मतदाता बन के आएंगे वो कहीं न कहीं सोच समझकर इस देश की सरकारों को चुनेंगे और उस सरकारें इस देश का भविष्य तय करेंगी। इस देश को सोने की चिड़िया बनाने की ओर पुनः अग्रसर करेंगी और उन नव मतदाताओं को भी ये चीज की जानकारी होगी कि कैसे हम लोग आगे चलकर एक अच्छी सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों को लक्ष्य मिला है कि 10,000 नव मतदाता
हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभाओं में जोड़ने हैं। ये हमारा संगठन की ओर से एक विशेष महा अभियान के तौर पे इसको लिया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने बागेश्वर भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में दिन रात लगी हुई है, जिस कारण भारत विश्व की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्था में शुमार हो गया है। राष्ट्रहित में बीजेपी सरकार एक देश एक कानून लाने से भी पीछे नहीं हटेगी। गौतम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जहां घोटालों की भरमार रही, वहीं बीजेपी के कार्यकाल में आम व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। सूत्र लिया हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन वन राशन कार्ड हम काम लिया हुआ है, वन नेशन वन मार्केट हमने जीएसटी बंद करने का काम किया। इसलिए हम ये प्रयास पूरा कर रहे हैं कि एक ही देश होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, एक ही तरीके चलिए। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से आपको मालूम होगा कि कितना लाभ हुआ है। एक गरीब आदमी जो आज उत्तराखंड का व्यक्ति बॉम्बे में सर्विस करता है, जो उसके वहाँ पे 2 व्यक्ति रहते, 2 का राशन ले सकता है, 3 जहाँ रहते हैं यहाँ ले सकता है। हमने वन श्रमिक कार्ड बनवाया। मजदूर आदमी देश में कहीं भी सर्विस करेगा, उसका जो भी पैसा कटेगा उसके अकाउंट्स में जाता रहेगा, अदरवाइज तो गरीबों को कुछ मिलता ही नहीं। जो भी देश के हित में होगा सारे सबसे सख्त कानून लाए जाएंगे, किसी के भी तुष्टीकरण नहीं होगा। हमने कहा है तुष्टीकरण मुक्त, परिवार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, इसमें कोई भी आड़े आता होगा देश के प्रधानमंत्री झुकने वाले नहीं। लेकिन घर नहीं करता। आज विश्व के अंदर हम 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़े हुए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को देखेंगे तो आपको दाने दाने से मोहताज वो दिखाई देते हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने तहसील जैती के धामदेव में सालम क्रांति दिवस में प्रतिभाग कर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इस स्थान पर बलिदान दिया था। इसकी बरसी पर हर साल धामदेव में ये दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्रीय जनता ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 45.71 लाख रुपए की लागत से बने शहीद स्मारक और शहीद नरसिंह धानक और शहीद टीका सिंह के प्रतिमाओं का अनावरण किया। देखिए, आज हम यहाँ पे शहीद नरसिंह धानिक और शहीद टीका सिंह जी की जो मूर्ति का अनावरण किया गया है। आज सालम क्रांति के दोनों वीर नायकों की यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे मूर्ति लगाई गई थी। आज हम सब लोगों ने उनके मूर्ति का अनावरण किया है और मैं कह सकता हूँ कि जो सालम की क्रांति हुई थी वो देश और दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति और इन शहीदों का जो योगदान था उसको हम कक्षा 12वीं तक की क्लास में भी जो है इसको नए बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, इसको सिलेबस में जोड़ने का काम करेंगे और 25 लाख रुपए हम यहाँ के स्मारक पे अतिरिक्त खर्चा जो भी होगा वो जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। राजमार्ग बार बार मलबा और बोल्डर आ जाने से 4 दिन से बंद था। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 सिद्धबली मंदिर और 5वें मील पर रास्ता बंद हो जाने से लोगों के सामने आवाजाही की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। एनएच की टीम लगातार कोशिश में लगी हुई थी। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खोलने में सफलता मिली। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट घोषित कर दिया है।
अवैध कोयला कारोबार पर सोनभद्र में दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे कोल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन की संयुक्त छापेमारी से एडीएम प्रशासन, एसडीएम, खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 17 ट्रकों को सीज किया और रेलवे की धनबाद मंडल के सलईबनबा स्टेशन के पास लगभग 20 बीघे में लगभग 2000 टन अवैध कोयला भंडारण के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि ये भंडारण रेलवे और वन विभाग की जमीन पर किया गया था। ये चोपन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो सलाई मनवा एक साइट है, जहाँ पे रेलवे जो भी एनसीएल या अलग जगह से कोयला आता है इसके ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ अनऑथराइज तरीके से कोल जो है उसको दूसरी गाड़ियों में भेज के दूसरे प्रांत में भी भेजा जा रहा है। उनका जो है तो इस तरह की चीज़ें देखते हुए इसको पहले भी एसडीएम साहब को बोला गया था, तो उनके नेतृत्व में अभी परसों टीम ने वहाँ पे छापा मारा रात को और बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियाँ पकड़ी हैं और उनके पेपर्स वगैरह चेक करने के लिए आरटीओ, संबंधित जीएसटी विभाग, माइन विभाग, इनको निर्देशित किया गया है। 2-3 विभागों ने अपनी कार्रवाई कर ली है, लेकिन अभी भी 1-2 विभागों की तरफ से कार्रवाई बाकी है जो अभी चल रही है और इसके लिए पूरी देखरेख के लिए एडीएम साहब को वहाँ पे भेजा गया है और उनकी देखरेख में अगर जो भी गलत चीजें हैं या गलत पेपर्स के साथ में वो लोग इस तरह का परिवहन कर रहे हैं या और दूसरी चीजें कर रहे हैं, हालांकि इस संबंध में हम लोगों की पूर्व में बैठक हो चुकी है रेलवे के साथ में भी कि किसी भी तरह का वहाँ पे डंपिंग ना हो विदाउट स्टॉक लाइसेंस के, जहाँ पे उनको भंडारण लाइसेंस मिले तब जाके पूरा वहाँ पे मतलब पूरा तरह से भंडारण हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार द्वारा इन्वेस्टर मीट का आयोजन आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, जिसको लेकर सरकार लगातार रोड मैप तैयार करने में लगी हुई है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार रोजगार के विषय में काम कर रही है और मौजूदा धामी सरकार इन्वेस्टर समिट को लेकर गंभीर है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश आपदा, डेंगू, बदहाल सड़कों और लड़खड़ाई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहा है और सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करके अपना चेहरा चमकाना चाहती है। नेताओं को शर्म आनी चाहिए, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। उत्तराखंड के प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। पूर्व में भी आपने देखा कि बंबई जाकर वहाँ के उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनको उत्तराखंड समिट के लिए निमंत्रण दिया और अभी इसी प्रकार दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उद्योगपतियों से वार्तालाप की और उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया ताकि इस समिट में ज्यादा से ज्यादा जो है उद्योगपति आए और एक अच्छा निवेश उत्तराखंड में हो। समझ से परे है कि भाजपा सरकार की आखिर प्राथमिकता क्या है। प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, प्रदेश डेंगू से जूझ रहा है, प्रदेश बदहाल सड़कों से जूझ रहा है, लड़खड़ाई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहा है। ऐसे में आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो कोरा झूठ जनता को परोस रही हैं और ये कह रही हैं कि 18 बड़ी कंपनियां यहाँ आई हैं। अगर 18-12 बड़ी कंपनियां यहाँ आई होती तो फिर युवाओं को लाठियां भाजने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, फिर बेरोजगारों की कतार इतनी लंबी और लंबी होती भी नहीं दिखाई पड़ती। 18 अगस्त को रायपुर पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि वादिनी के घर से ज्वेलरी और करोड़ों की धनराशि चोरी कर ली गई है। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने टीमों का गठन कर चोर को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस को यह भी सूचना प्राप्त हुई कि धीरज के पिता भूदेव चोरी किए गए रुपयों को गांव में छुपाने की फिराक में है। इसके बाद दबिश देकर देहरादून पुलिस ने धीरज के पिता भूदेव को उनके गांव वाजिदपुर बड़ौद से गिरफ्तार किया। साथ ही 48 लाख की कुल धनराशि एक सफेद कट्टे से बरामद भी की।
चोरी की घटना हुई थी जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कंप्लेनेंट जो वादनी है मीनू गोयल, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है और इसी संबंध में पहले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी जिसके पास से 2,60 लाख रुपए बरामद हुए थे और एक अभियुक्त जो धीरज है वो वांछित चल रहा था। उसी की अरेस्टिंग के लिए जो हमारी टीम उस पर एफर्ट कर रही थी, तो उसके उसी क्रम में जो धीरज है उसके पिताजी भूदेव, उसकी गिरफ्तारी की गई है जिसके पास से चोरी गए 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो वांछित है उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर्षिल से झाला की ओर आ रहा डंपर वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डंपर में चालक सहित दो लोग सवार थे जिन्हें रेस्क्यू कर आर्मी चिकित्सालय हर्षिल में ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा एक व्यक्ति को मृतक घोषित किया गया। एक व्यक्ति गंभीर घायल है जिसके एक पैर और एक हाथ फ्रैक्चर और सिर में चोट लगी है। इसे हायर सेंटर रेफर किया गया। एक सेकंड। यहाँ का बहुत दिनों से भूस्खलन होने मानसूनी बरसात पहाड़ों से सरदर्द बनी हुई है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला पगनो गांव इस वक्त भूस्खलन की मार झेल रहा है। यहां सबसे ज्यादा तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से पगनो गांव में एक परिवार का आशियाना पल भर में जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि उस समय उस आशियाने में कोई मौजूद नहीं था। उस वक्त पगनो गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आपदा पीड़ित परिवार प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। यहाँ का बहुत दिनों से भूस्खलन हो जा रहा है और यहाँ काफ़ी टूट फूट हो चुकी है। यहाँ लोगों को 2-4 गौशाले थे और 4-5 मकाने थे, स्कूलें थी और आंगनबाड़ी का पूरा टूट चुका है और यहाँ आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर 2 साल पहले से भूस्खलन हो रहा था जिसपे शासन व प्रशासन की काफ़ी लापरवाही रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई बार पत्र जा चुके थे ऑफिसों में कि इस तरह का भूस्खलन गांव के ऊपर से हो रहा है, स्लेट जून आ रहा है गांव के ऊपर से। लेकिन एक महीना पहले से यहाँ पर लगातार बारिश होने के कारण पूरा जंगल पलटता हुआ गांव की तरफ आ चुका है। कई घर पानी में डूब चुके हैं, स्लिप के अंदर नाम निशान मिट चुका है। मानसूनी बरसात लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। बता दें कि लगातार पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिस बारिश के चलते पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। वहीं बात करें जोशीमठ विकास खंड के अंतर्गत आने वाला गांव पगनो की, तो पगनो गांव इस वक्त भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। यहां तो दर्जनों परिवार इस वक्त बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि पगनो गांव में एक आशियाना पल भर में जमींदोज हो गया, जिसके चलते पगनो गांव में इस वक्त काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगराल के साथ नवीन सिंह। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर आपदा जैसी स्थिति है, लेकिन मुआवजे के नाम पर सरकार बहुत कम मुआवजा दे रही है। ऐसे में ज्यादा मुआवजे की मांग की गई है। इसके साथ ही सब स्कूलों में बरसात का पानी भरा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने डोईवाला चीनी मिल को बंद करने का विरोध भी किया है। हमारे संज्ञान में आया है कि उसे लीज पे दे रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं, इस तरह की बात हमारे सुनने में आई है। अगर ऐसा है तो उसमें पांवटा साहब से लेकर के देहरादून, हरिद्वार का भी कुछ क्षेत्र है, वहाँ के गन्ना किसानों का भविष्य डोईवाला मिल से जुड़ा हुआ है और हजारों कर्मचारी उसमें रोजगार पाते हैं। भाई अगर मिल किसी कारण से ये बेच देते हैं या बंद कर देते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ के गन्ना किसानों को अगर ये यहाँ की बजाय हरिद्वार में कहीं लक्सर या कई और मिलों में जैसे हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद प्रशासन ने लोहाघाट एनएच में लोहाघाट के रायकोट
महर से लेकर घाट तक चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। लोहाघाट तहसीलदार विजय गोस्वामी के नेतृत्व में एनएच राजस्व की टीम के द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बंतोली से लेकर बापरू तक 4 पक्के अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान से अतिक्रमण किए हुए लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान में अतिक्रमण की जद में आए कच्चे और पक्के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सक्सेना ने बताया कि टनकपुर से घाट तक 104 अतिक्रमण विभाग के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सभी एनएच के किनारे जितने भी अतिक्रमण हैं इनको पूर्व में नोटिस दिए गए हैं, 3 नोटिस दिए गए हैं और इनका चिन्हीकरण भी किया गया है और आज इनको हिस्सेकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग साथ में एनएच और जितने भी अतिक्रमण हैं उनको आज तोड़ा जाएगा। सर खुला गया हल्का फुल्का विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है तो आदेश पालन में जो अतिक्रमण के दायरे सबको एनएच में ये 104 लोगों को नोटिस दिया गया है जो एनएच की जमीन के अंतर्गत हमारे उसमें आ रहे हैं, तो उसमें आज से तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सर और मतलब नहीं, ये आज तो ये लोहाघाट तहसील के अंतर्गत हो रहा है, कल को चंपावत तहसील के अंतर्गत और 29 तारीख को ये पूर्णनगर तहसील के अंतर्गत। ठीक, धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है, पहले से नोटिस दिए गए थे तो हमारी तैयार नहीं की और इसके बाद हमारा दुकान यहाँ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।